तो के लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जानने वाले कि ये कंपाउंडिंग का पावर एक्चुअली में काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट में और रियल लाइफ में। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक आई ओपनर होने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें आपको इसमें ऐसी सीखने मिलेगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टिंग की और इंटरेस्ट की बात करते तो हमारे दिमाग में नेचुरली सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। यह हम इंसानों के दिमाग का एक नेचुरल डिफेक्ट है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो 10% के रेट से ग्रो होता है तो सब लोग यही कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट 10 साल में डबल होगा, कुछ इस तरह से। किसी के दिमाग में सपने में भी ये चीज नहीं आएगी कि कुछ साल बाद ये इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपयों से ग्रो होगा, और इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो कोई अमाउंट का, जैसे अगर आप 6,25,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले साल में आपको 15% के रेट के हिसाब से 93,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए से भी कम का। लेकिन 20 साल के बाद यही अमाउंट 1 करोड़ रुपयों का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 5 साल और लगेंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। और फिर तीसरा करोड़ कमाने के लिए आपको सिर्फ 2.5 साल और लगेंगे, और फिर चौथा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 1.25 ईयर्स और लगेंगे, और फिर 5वां करोड़ कमाने के लिए 1 साल से भी कम टाइम लगेगा। और इसी तरह आप अपना हर एक अगला करोड़ रुपया उससे भी कम टाइम में कमाते रहोगे। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का पावर, जिसका बेसिक रूल ये है कि इसमें आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है, जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर बनते रहते और मिडिल क्लास लोग वहीं रह जाते। इस सेक्शन के ऊपर हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले, इसीलिए आप अपनी लाइफ का पहला 1 लाख रुपया हार्ड वर्क करके कमा सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपया आप स्मार्ट वर्क करके ही कमा पाओगे। क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने घर के लॉकर में या एफडी में पैसा सेव करके 1 करोड़ रुपया जमा कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये कंपाउंडिंग के पावर में राज की बात यह है कि आपको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए होता है और साथ में थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। और ये 15% एक ऐसा रेट है जिससे स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा रेट से ग्रो होता है तो आप अपने पैसों को और भी ज्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हो। जैसे अगर आप एप्पल कंपनी का एग्जांपल देखोगे तो इस कंपनी को 40 साल लगे $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में, यानी इतने रुपीस की कंपनी बनने में। लेकिन इसके बाद इस कंपनी को सिर्फ 3 साल और लगे $2 ट्रिलियन की कंपनी बनने में। इसीलिए अगर आप किसी भी अमीर लोगों की वेल्थ चेक करोगे, जैसे बिल गेट्स या जेफ बेजोस, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग हर एक सेकंड में लाखों डॉलर कमाते। तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि उनका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट उनकी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जो एक टाइम पे बहुत ही छोटा था और अब काफी टाइम से इन्वेस्टेड होने की वजह से कंपाउंडिंग के पावर से बहुत ही बड़े अमाउंट में ग्रो हो चुका है। तो अब ये लोग हर रोज $1 मिलियन कमाते हैं बिना कुछ काम किए। तो अब हम ये समझते कि कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, जैसे मान लो आपकी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है और वो कंपनी 15% का प्रॉफिट कमाती है, मतलब 15 रुपीज का प्रॉफिट हर एक शेयर पे, तो वो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उसे री इन्वेस्ट कर दे या फिर डिविडेंड्स के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे दे, ताकि वो शेयर होल्डर्स उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि सारा प्रॉफिट कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स का हक होता है। लेकिन अगर कंपनी ग्रो हो सकती है और उसके मैनेजमेंट के पास ग्रोथ के लिए अच्छे प्लान्स है, तो कंपनी ऐसे टाइम पे छोटा डिविडेंड्स पे करती है, या फिर कुछ कंपनीज डिविडेंड पे ही नहीं करती है और वो पूरा अर्निंग्स री इन्वेस्ट कर देती है। तो अगर अगले साल वो कंपनी वापस 15% का प्रॉफिट अर्न करती है तो वो उसके 100 रुपए पे नहीं बल्कि उसके 115 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर पाएगी, जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो कर पाएगी। और अगर ये कंपनी इसी तरह 15% के रेट से ग्रो होती रही तो 5 साल में ही इस कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी। फिर भले ही उसका शेयर प्राइस अभी उतने रेट से इंक्रीज ना हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे उसका शेयर प्राइस भी वही रेट से ग्रो होने लगेगा। और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, जिसे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप मैनेजमेंट के लेटर्स को रीड कर सकते हो, इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हो और एडवांस में ही पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी के पास ग्रोथ का ज्यादा स्कोप है, और आप फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हो। और इसीलिए आज की तारीख में सारे अमीर लोग बिजनेस के थ्रू ही अमीर हुए, क्योंकि ये सब लोग अपनी कंपनी के शेयर्स को बार बार बाय सेल नहीं करते कि छोटा प्रॉफिट आया तो उसे सेल कर दिया। ये लोग अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते और उसे कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होने देते। तो अब हम ये समझते कि लोग इस पावर को अपने फायदे के लिए यूज क्यों नहीं करते। तो 2010 में मेरे एक फ्रेंड ने 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी ली थी मुंबई में, और अभी 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की हो गई है। और दूसरी तरफ उसने 2 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसने उसमें 500 रुपया इन्वेस्ट किया। एक्चुअली में उसका इरादा था 500 रुपए की SIP का,
लेकिन पहला पेमेंट होने के बाद ही उसने SIP स्टॉप कर दी, क्योंकि उसे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि रिसेशन आने वाला है। तो वो 500 रुपये इन्वेस्टेड रह गए और अभी 500 रुपया ग्रो होके ऑलमोस्ट 650 के आसपास हो चुका है। तो वो मुझे कहने लगा कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें उसका 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ स्टॉक मार्केट से उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है और इसमें मार्केट क्रैश का भी डर होता है। तो मुझे काफी देर लगी उसे समझाने में कि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर लोग करते हैं, कि जब भी वो रिटर्न कैलकुलेट करते तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट गिनते। लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था, जिससे उनको एक्चुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पता चल सके। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करता ही है और हमारी लाइफ की हर एक चीज में भी। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे अगर आप बैंक का सेविंग्स अकाउंट देखोगे तो वहां पे आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कंपाउंड होता है, लेकिन इस रेट के हिसाब से आपको 18 साल लगेंगे अपने पैसों को डबल करने के लिए। तो अगर हम उसके रियल एस्टेट का रिटर्न चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका पैसा 10 साल में डबल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ 7% का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट मिला है। और हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी 7% के रेट से ग्रो होती है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उसने 0 रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसका 50 लाख का प्रॉफिट तो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो गया है। और ये इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं भरते क्योंकि वो कोई स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके टैक्स बचा लेते, या उनकी सैलरी बहुत कम है इसलिए उनको टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि इंडिया का हर एक आदमी हर साल 7% का कंपाउंडेड टैक्स पे करता है इन्फ्लेशन के नाम पे। फिर भले ही वो लोग गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसा नहीं पे करते हो, लेकिन जब गवर्नमेंट हर साल नए नोट छापती है जिसकी वजह से बाजार में चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, तो लोग उन चीजों को महंगे प्राइस पे खरीद के ना चाहते हुए भी टैक्स पे कर रहे हैं। ये चीज मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की तरफ से होती है और लोगों के लिए उसका इम्पैक्ट भी सेम होता है। आप गवर्नमेंट को अपने जेब से इनकम टैक्स के नाम पे पैसा दो या गवर्नमेंट खुद से नए नोट छाप ले, दोनों एक ही बात है। अमीर लोगों से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पे टैक्स लेती है और गरीब लोगों से महंगाई के नाम पे टैक्स लेती है। तो अगर हम इस 7% के इन्फ्लेशन को टैक्स कह देंगे तो ये एक्चुअली में सही स्टेटमेंट होगा। और इसीलिए एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स ने कहा था कि इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिसको सिर्फ करोड़ों लोगों में से एक आदमी सही तरीके से समझ पाएगा। और ये कंपाउंडिंग की वजह से गवर्नमेंट के इनकम टैक्स से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये महंगाई एक बहुत ही बेरहम टैक्स सिस्टम है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होता रहता है। इंडिया में हमें 40 साल पहले 2 पहलवानों की जरूरत लगती थी 10 रुपए के अनाज को उठाने के लिए, लेकिन आज एक 5 साल का बच्चा भी 10 रुपए के अनाज को आसानी से उठा सकता है। तो ये भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही नतीजा है। और ये इन्फ्लेशन का टैक्स उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है जो या तो सेव करते ही नहीं है या फिर इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को ऐसी स्कीम्स में डालते हैं जहाँ से उनको 7-8% का रिटर्न मिलता है। तो जितना भी प्रॉफिट वो कमाते हैं वो पूरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन टैक्स में एडजस्ट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बात उन लोगों को पता भी नहीं चलती है और वो लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेते इस इन्फ्लेशन टैक्स को पे करते करते, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सेविंग्स भी कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अमीर क्यों नहीं बन रहे। तो इसीलिए अगर आपको टैक्स से डरना ही है तो उस टैक्स से मत डरो जो फ्यूचर में आपको तब भरना पड़ेगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बल्कि उस टैक्स से डरो जिसे फ्यूचर में आपको तब भी भरना पड़ेगा जब आपके पास कम पैसा होगा। तो लोगों का खुद का माइंडसेट ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए आपको सेविंग्स माइंडसेट से हटके इन्वेस्टिंग माइंडसेट लाना होगा, क्योंकि हम इंडियंस सेविंग्स में बहुत आगे हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत ही पीछे है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी ये है कि जिन लोगों को इस कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता होता है, जैसे बैंक वाले या इंश्योरेंस वाले या ब्रोकर्स, तो वो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें उनका फायदा होता है, जिसमें आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर पब्लिक को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि आपको कोई सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीद के या अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के होल्ड करके रखना है और अपने रिटायर होने से पहले ही आपके डिविडेंड्स आपकी मंथली एक्सपेंस कवर कर लेंगे, तो आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना आप FD में इन्वेस्ट करोगे, ना आप कोई पॉलिसी खरीदोगे, ना आप ट्रेडिंग करोगे, तो ये सारे लोग रोड पे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी हम सुनते हैं कि किसी आदमी ने स्टॉक मार्केट में कुछ साल पहले एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और अब वो बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है, तो लोग हमेशा बहाना ढूंढते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि उन्होंने वो टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया था, कि उनकी कुछ मजबूरी थी या वो टाइम पे उनके पास उतने पैसे नहीं थे।
लेकिन आज हम ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जहां आप स्टॉक मार्केट के जरिए 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल सकती है और घर बैठे बैठे ही आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए एक अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। बिजनेस चालू करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये चीज हम सब जानते हैं, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करना हम सब के लिए पॉसिबल है। फिर भी सिर्फ इंडिया के 2% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से भी मेजोरिटी लोग ट्रेडिंग करते हैं छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको एक बहुत ही स्पेशल नॉलेज मिल चुकी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। लेकिन इन सब का फायदा तभी होगा जब आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आने वाले वीडियोस में उसे कवर कर लूंगा। फाइनेंशियल नॉलेज नाम का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में होता नहीं है और ना ही लोगों के पेरेंट्स उन्हें ये चीज सिखाते, क्योंकि उनको खुद को ये चीज पता नहीं होती है। इसीलिए बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रह जाते और रिटायरमेंट पे अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आप लोगों तक मैं ऐसे वैल्यूएबल लेसन शेयर करता रहूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद